Hello students, welcome back to my channel. So this is the 25th mock test in this series, and today we are going to talk about water management in field crop, horticultural crop and plantation crops. So basically what we will do in this mock test, basically we will focus on only plant water relationship. We'll only focus on plant water relationship. So about soil water relationship, you can go and watch my different lectures on water management. Previously we have already uploaded different lectures. So today mostly we'll cover the plant water relationship section. So let's start with the first question. Under normal weather condition or unlimited resource availability, the contribution of active absorption is. Options are less than 10%, more than 10%, more than 20%, more than 50%. द राइट आंसर इज लेस देन 10%. प्लांट क्या करता है, सपोज ये एक प्लांट हो गया, ये जो ऑब्जर्वेशन होता है प्लांट में, वाटर जो ऑब्जर्व होता है फ्रॉम सॉइल, वो दो टाइप का होता है. एक एक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन, और एक पैसिव ऑब्जर्वेशन होता है. पैसिव ऑब्जर्वेशन और एक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? इन पैसिव ऑब्जर्वेशन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये जो ट्रांसपिरेशन पूल के माध्यम से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके वजह से एक डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होता है प्लांट में, उसी के वजह से वहाँ पे वाटर अपटेक होता है सॉइल से. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज द मेन एजेंट. देन इन ये हो गया पैसिव ऑब्जर्वेशन में. इन पैसिव ऑब्जर्वेशन डीपीडी इज द मेजर एजेंट, और ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से ये होता है जो पैसिव ऑब्जर्वेशन होता है, एंड इसका एक्सटेंट जो होता है मोर देन 90% रहता है. देन एक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? एक्टिव ऑब्जर्वेशन में एनर्जी लगता है. पैसिव ऑब्जर्वेशन में विदाउट मेटाबॉलिक यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी होता है. एक्टिव ऑब्जर्वेशन जो होता है वो विथ यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, राइट, रेस्पिरेशन हो गया या फिर डिफरेंट एनर्जी जो प्लांट में प्रोड्यूस होता है उसको लेके एक्टिवेशन होता है. एक्टिवेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे सपोज रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है लेकिन प्लांट को वाटर चाहिए होता है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट नहीं हो पाता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन वहाँ पे लेस होता है, और तो वहाँ पे एक्टिव ऑब्जर्वेशन होके जो है अपटेक होता है प्लांट में वाटर. तो उसका जो एक्सटेंट है ये लेस देन, एक्टिवेशन का एक्सटेंट है लेस देन 10%. तो यहाँ पे राइट आंसर विल बी लेस देन 10%, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है contribution of active absorption. Next question. Percentage of total water uptake by lower 25% of root zone is. Percentage of total water uptake by lower 25% of root zone is. Options are 10%, 20%, 30%, 40%. तो राइट आंसर इज, सपोज ये एक प्लांट हो गया, ओके, ये एक रॉक डायग्राम, यहाँ पे रूट जोन है, ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं. सपोज ये हो गया रूट जोन, राइट. सो इसको अगर हम 4 यूनिट में डिवाइड करेंगे, 25%, 25%, 25% में डिवाइड करेंगे रूट जोन को, तो ये जो अपर रूट जोन है, राइट, ये अपटेक करता है अराउंड 40% वाटर. ये जो उसके बाद 25% जो रहता है ये 30% अपटेक करता है. उसके बाद जो 25% रहता है वो 20% अपटेक करता है, एंड सबसे लास्ट में जो एंड में 25% रहता है, जो लोअर 25% रहता है, वो 10% वाटर अपटेक करता है. इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. तो जो अपर पोर्शन रहता है रूट का, जो जहाँ पे प्लांट से वो रूट निकलता है, वो जो 25% रहता है, अपर 25%, उसमें ज़्यादा रूट हेयर रहता है और ये ज़्यादा मॉइस्चर जो है, वाटर जो है अपटेक करता है. इसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है 40% है. और लोअर जो है जहाँ पे टैपरिंग एंड है, तो वहाँ पे 10%, लेस दैन 10% या फिर 10% तक वाटर ऑब्जर्व होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलेशनशिप बिटवीन evapotranspiration एंड क्रॉप yield of pulses is. The relationship between evapotranspiration and crop yield of pulses is. Options are linear, quadratic, exponent, logarithmic. The right answer is quadratic. The relationship between evapotranspiration ET एंड जो yield है, ET वर्सेस yield जो रिलेशनशिप है, ये क्वाड्रेटिक है फॉर पल्सेस एंड लीनियर है फॉर सीरियल्स. इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following crop has higher crop coefficient value? Which among the following crop has higher crop coefficient value? Options are citrus, grape, pineapple, banana. The right answer is banana. Actually, what is crop coefficient value? Crop coefficient value is used for calculating the ET crop, evapotranspiration of crop. How? The ET crop is equal to ET0 into
क्रॉप कोएफिशिएंट। ओके, सो ये ET0 कहाँ से मिलेगा? ET0 हमको मिलेगा डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। देन ET0 इज इक्वल टू ई पैन इंटू पैन कोएफिशिएंट। ओके, तो इससे पैन इवापोरीमीटर से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट ब्लानिक रिडेल एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। देन पेन मैन मेथड हो गया। डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला मेथड में हमको ET0 मिल जाएगा। उसके बाद क्रॉप कोएफिशिएंट जो है ये कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस, उसका फॉलिएज कितना एक्टिव है, कितना स्प्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से क्रॉप कोएफिशिएंट निकाला जाता है। उसमें से ET क्रॉप हम निकाल सकते हैं। ET क्रॉप क्यों निकालेंगे? क्योंकि क्रॉप कितना इवापोट्रांसफर करता है वो डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, उसको डिफरेंट फार्मूला से मेजर किया जाता है। तो ये क्रॉप कोएफिशिएंट वैल्यू जो है ये बनाना, राइस, इसके लिए ज़्यादा हो रहता है। देन सिट्रस, ग्रेप और पाइनएप्पल, ये सारे क्रॉप के लिए, जैसे कैम प्लांट हो गया, उनके लिए कम रहता है, सबसे लोएस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, percentage of water that is used in the metabolic activity of crop. Percentage of water that is used in metabolic activity of crop. Options are less than 1%, 5%, 10%, 50%. The right answer is less than 1%. सो प्लांट जितना भी वाटर अपटेक करता है या फिर जितना भी इवापोट्रांसपिरेशन करता है प्लांट, उसमें से लेस देन 1% जो वाटर है वो एक्चुअली मेटाबॉलिक यूज में यूज होता है। मोर देन 99% वाटर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, प्लांट के कैनोपी से ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया इज, मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया इज, ऑप्शंस आर कैनल इरीगेशन, टैंक इरीगेशन, रिवर इरीगेशन, वेल इरीगेशन। द राइट आंसर इज वेल इरीगेशन। वेल इरीगेशन में फिर आ जाता है ओपन वेल, देन बोरवेल। एक क्यों पॉपुलर हो गया? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी में सपोज एग्रीकल्चर के लिए आप LI कर रहे हो, लिफ्ट इरीगेशन कर रहे हो या फिर पंप सेट लगा रहे हो, तो उसमें कुछ सब्सिडी देता है जनरली गवर्नमेंट। तो उसके वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये इजी हो गया। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो गया या फिर इलेक्ट्रिसिटी में पूरा मुफ्त हो गया, तो फिर जो भी फार्मर्स है, जो भी एडवांस फार्मर्स है, वो वहीं पे LI सिस्टम अपना लगा दिए या फिर बोरवेल कर दिए या फिर वेल कर दिए, उसमें से पंप सेट लगा के वो इरिगेशन कर रहे हैं। तो कैनल इरिगेशन जनरली ये जो है यूपी रीजन में कैनल इरिगेशन जनरली प्रीफरेबल है। टैंक इरिगेशन जो है तमिलनाडु में ज़्यादा फेमस है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन इज, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन इज, ऑप्शंस आर 250 mm, 600 mm, 1200 mm, 2000 mm। द राइट आंसर इज 600 mm। 250 to 300 mm ये जनरली पल्सेस के लिए जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होता है जनरली लेस होता है। 250 to 300 mm भी हो जाता है। 600 mm ये कॉटन के लिए हो गया। देन मेज के लिए भी उतना, लगभग उतना ही आ जाता है। देन 1200 mm जो है ये राइस के लिए उतना लगता है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। देन शुगर कैन के लिए या फिर हमारा बनाना अगर देखेंगे तो 2000 mm से ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the irrigation measuring instrument that is used in measuring water flow in open channel, irrigation measuring instrument that is used in measuring water flow in open channel is, options are H flume, laminograph, open flow meter, low pressure line meter। द राइट आंसर इज ओपन फ्लो मीटर। इसके बारे में पूरा मैं एक लेक्चर बनाया हूँ डिटेल में, इरिगेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या इरिगेशन मेजरिंग मेथड्स के बारे में, आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूलिंग इन व्हीट, कॉटन, मेज इज डन एट डैश परसेंटेज डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एट मॉइस्चर लिमिटेड कंडीशन। एट मॉइस्चर लिमिटेड कंडीशन कितना डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर में जनरली व्हीट, कॉटन और मेज के लिए शेड्यूलिंग किया जाता है इरिगेशन वाटर? ऑप्शंस आर 25%, 50%, 75%, 90%। द राइट आंसर इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following method of irrigation is suitable for cotton and vegetable? जितना भी इरिगेशन मेथड्स है इसका भी आपको लिंक मेरा यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। पूरा डिटेल में लेक्चर एक है इरिगेशन मेथड्स करके, अभी वही 6-7 दिन पहले ही अपलोड हुआ है वो, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल में जितने भी इरिगेशन मेथड्स है उसके बारे में बताया गया है। सो
क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज सुइटेबल फॉर कॉटन एंड वेजिटेबल? ऑप्शंस आर फ्लडिंग, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, रीज एंड फरो. द राइट आंसर इज रीज एंड फोरो. जनरली फ्लडिंग जो होता है ये जूट एंड राइस केस में जूट एंड राइस केस में सुइटेबल है. चेक बेसिन जो है जनरली जो रिसर्च करते हैं हम एमएससी पीएचडी में, इसमें चेक बेसिन क्या आता है, या फिर फार्मर्स केस में भी फार्मर्स जनरली अडॉप्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि चेक बेसिन करने में ज़्यादा एरिया चला जाता है. नियर अबाउट 30% एरिया जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में ही चला जाता है. रिंग बेसिन जनरली अडॉप्टेड इन फ्रूट क्रॉप्स. ओके. रीज फोरो जनरली कॉटन और वेजिटेबल के लिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Entire growth stages are more moisture sensitive in which among the following crop? Entire growth stages are moisture sensitive in which among the following crops? Options are rice, pea, tobacco, sugarcane. The right answer is tobacco. ओके. जितने भी जितना जिसका भी पार्ट्स जो है फॉलिएज रहता है, सपोज जितना भी फॉरेस्ट क्रॉप्स है उनका क्या मतलब इकोनॉमिक पार्ट्स क्या रहता है, जनरली फॉरेस्ट, लीव्स, स्टेम्स, ये सारे चीज़. देन टोबाको में भी वही कंडीशन है, मतलब जो फॉलिएज है वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो जितना भी फॉलिएज इसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इकोनॉमिक पार्ट है, उनके लिए एंटायर ग्रोथ स्टेजेस आर इज मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज. बिकॉज कभी भी आप अगर मॉइस्चर उनको कम मिला तो फिर फॉलिएज डेवलप नहीं होगा, जो कि उनका इंपॉर्टेंट पार्ट है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following criteria of irrigation scheduling is mostly accepted and friendly to use by farmers? Which among the following criteria of irrigation scheduling is mostly accepted and friendly to use by farmers? Options are depletion of available soil moisture, IW by CP ratio, critical growth stage approach, stress degree day approach. द राइट आंसर इज क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज अप्रोच. क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज यानी मतलब कौन सी स्टेज में अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो ज़्यादा क्रॉप डैमेज होने का चांसेस है. तो अगर फार्मर्स को पता है कि सपोज पैनिकल इनिशिएशन के टाइम एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जहाँ पे हमको इरिगेशन करना पड़ेगा, तो अगर फार्मर्स को पता चल गया कि ये पैनिकल स्टेज इनिशिएशन स्टेज इस टाइप का दिखता है, पैनिकल इनिशिएशन स्टेज, तो फिर वो ईजी हो जाता है. या फिर किसी का कोई भी पॉल्स क्रॉप का जैसे फ्लावरिंग होता है जो है क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज, तो अगर फ्लावरिंग पता चल गया कि फ्लावरिंग इनिशिएशन हो रहा है क्रॉप में, तो फार्मर्स इजीली उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे इरिगेशन कर सकता है, अगर मॉइस्चर लिमिटेड है या फिर इरिगेशन फैसिलिटी लिमिटेड है. नहीं तो अगर लिमिटेड नहीं हो तो वो जनरली जो रिकमेंडेड किया जाता है कि 6 से 8 दिन तक के बीच में इरिगेशन करना चाहिए, जो भी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से दे सकते हैं. अगर लिमिटेड है मॉइस्चर तो फिर जनरली क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस में सजेस्ट किया जाता है कि इरिगेशन करना है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो फिर वहाँ पे जो है लॉसेस ज़्यादा होगा. डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होता क्या है? अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर यानी जो भी माइक्रोपोर में सॉइल रहता है फील्ड कैपेसिटी कंडीशन में, अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर यानी फील्ड कैपेसिटी में जितना वाटर रहता है माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जितना होता है, उसका अगर हम डिडक्ट करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर. तो इसका जो जनरली 25% परसेंटेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि इरिगेशन करना है. IW बाई CP रेशियो मतलब IW मतलब इरिगेशन वाटर कितना सप्लाई कर रहे हैं, क्रॉप पैन इवापोरेशन जो भी क्यूमुलेटिव पैन इवापोरेशन जितना होता है, तो उसको लेके एक रेशियो निकलता है. उसी रेशियो के हिसाब से हम लोग जो है क्रॉप पैन इवापोरेमीटर जो है क्यूमुलेटिव पैन इवापोरेमीटर कितना होने से हम इरिगेशन देंगे वो पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से. देन स्ट्रेस डिग्री डे जो है वो टेम्परेचर ऑफ कैनोपी माइनस टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये अगर ज़्यादा पॉजिटिव हुआ तो फिर प्लांट स्ट्रेस में आ रहा है. इसका कॉन्सेप्ट जो है ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले ये सीरीज खत्म हो जाने दो. तो मोस्ट एक्सेप्टेड एंड फ्रेंडली टू यूज़ जो मेथड है वो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज अप्रोच है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Water use efficiency is maximum for which among the following crop? Options are wheat, maize, gram, pineapple. The right answer will be pineapple. Okay, so wheat is a C3 crop, maize is a C4 crop, gram is a C3 crop. 2 ग्राम में आप अगर बोलोगे कि सर यहाँ पे पानी कम लगता है, 200 से 300 mm में हो जाता है, लेकिन इसका प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो है ग्राम का या फिर जितने भी पल्सेस है. राइट. व्हीट का प्रोडक्टिविटी हाई है. राइट. लेकिन इसका जो फोटो रेस्पिरेशन होता है या फिर जो वाटर यूज एफिशिएंसी है इसका कम रहता है थोड़ा सा कंपेरेटिवली. देन मेज का भी वही कंडीशन है. मेज C4 क्रॉप है 2,
लेकिन इसका जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है ये 600 से 800 mm तक है, तो वो भी मतलब नॉर्मलाइज होकर रहता है। लेकिन पाइनएप्पल जो है ये एक कैम प्लांट है, कैम प्लांट यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली जो रात में इनका स्टोमाटा ओपन होता है और दिन में इनका स्टोमाटा क्लोज्ड रहता है। तो डे कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, रात में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम रहता है। तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने से C3 और C4 जो है वहाँ पे वाटर यूज एफिशिएंसी घट जाता है। पाइनएप्पल में लेकिन जितने भी कैम प्लांट है वहाँ पे वाटर यूज एफिशिएंसी उनका हाई रहता है। तो जो वाटर यूज एफिशिएंसी का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा कैम प्लांट का वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद C4 क्रॉप, उसके बाद C3 क्रॉप। ये ऑर्डर याद रखना, ये पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरॉन कंटेंट बिलो व्हिच वाटर इज कंसिडर्ड एज सेफ फॉर इरिगेशन। बोरॉन कंटेंट बिलो व्हिच वाटर इज कंसिडर्ड एज सेफ फॉर इरिगेशन। ऑप्शन सर 1 ppm, 3 ppm, 10 ppm, 50 ppm। द राइट आंसर इज 3 ppm। जनरली रिकमेंड किया जाता है कि अगर वाटर में बोरॉन कंटेंट 3 ppm से कम रहता है तो वो सेफ फॉर इरिगेशन, अगर 3 ppm से ज़्यादा रहता है तो वो टॉक्सिक हो सकता है प्लांट के लिए। देन ड्रिंकिंग पर्पज के लिए 1 ppm से कम होना चाहिए। देन नाइट्रेट, ये दोनों जो है नाइट्रेट के लिए है। नाइट्रेट अगर ड्रिंकिंग वाटर में 10 ppm से ज़्यादा है तो वो नॉट सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। एंड इरीगेशन पर्पज के लिए 50 ppm से कम होना चाहिए नाइट्रेट कंसेंट्रेशन इन इरीगेशन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, depth of water required by a crop during its life cycle is called. Depth of water required by a crop during its life cycle is called. Options are base period, available water, delta, duty. द राइट आंसर इज डेल्टा। ये जो डेल्टा, ड्यूटी, बेस पीरियड, इसके ऊपर और इसका कैलकुलेशन जो है ये क्या है और इसका कैलकुलेशन है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप उसको चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a plant cell is placed in hypertonic solution, what will be the consequence? When a plant cell is placed in hypertonic solution, what will be the consequence? Options are no effect, turgidity, flaccidity, osmosis. द राइट आंसर विल बी फ्लैसिडिटी। द प्लांट सेल विल फ्लैसिड। उसका मतलब क्या है, टर्जिडिटी मतलब ये वाटर अपटेक करके स्वेल करेगा जो भी सेल है, फ्लैसिडिटी मतलब वो वाटर लूज करके श्रिंक करेगा, राइट। तो एक कंटेनर हम लेते हैं और वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रहता है, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा रहता है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन द सेल कॉन्सेंट्रेशन, तो तब जाके इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम एक सेल प्लेस करते हैं तो मॉइस्चर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, मॉइस्चर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है यहाँ पे रिलेटिवली, तो मॉइस्चर जो है सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगा, तो ये जो है श्रिवेल हो जाएगा और श्रिंक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। अगर हम हाइपोटोनिक कंडीशन में रखते, अगर सपोज प्योर वाटर में रखते वो एक सेल को, तो सेल ऑब्जर्व करता है वाटर, क्योंकि सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो हाई है, तो वहाँ पे वाटर चला जाता फ्रॉम दिस कंटेनर, तो वहाँ पे ये जो मीडियम कंटेनर में जो वाटर है फ्रेश वाटर, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हम सेल को रखेंगे तो वहाँ पे टर्जिडिटी होगा या फिर वहाँ पे स्वेलिंग होगा सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस कटक, भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ। द राइट आंसर इज भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट। कटक में NRRI है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर लैंड प्रिपरेशन इन इरिगेटेड लो लैंड राइस कल्टिवेशन। Quantity of water required for land preparation in irrigated lowland rice cultivation is, options are 40 mm, 200 mm, 500 mm, 1200 mm. The right answer is 200 mm. सो राइस के लिए जो है नर्सरी कंडीशन में 40 mm यूज होता है, 200 mm लैंड प्रिपरेशन में यूज होता है, 1200 mm टोटल इसका वाटर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Quantity of water required to produce 1 kg rice grain is, quantity of water required to produce 1 kg rice grain is, options are 500 to 700 liter, 1000 to 1200 liter, 3000 to 500 liter, 11,000 to 14,000 liter. The right answer is 3000 to 5000 liter. 3000 to 5000 liter water यूज होता है to produce 1 kg of rice grain. देन नॉर्मली जो 1 kg ड्राई मैटर प्रोडक्शन के लिए क्रॉप में 500 टू 700 लीटर वाटर यूज होता है. व्हीट केस में 1 kg ग्रेन प्रोड्यूस करने के लिए अराउंड 1000 लीटर जो है वाटर यूज होता है. देन मीट प्रोडक्शन के लिए अराउंड 1 kg मीट प्रोडक्शन के लिए अराउंड 11,000 टू 14,000 लीटर ऑफ वाटर यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following practice is done to reduce deep percolation loss of water in rice field? इनमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है फॉलो किया जाता है राइस फील्ड में टू रिड्यूस टू प्रिवेंट डीप परकोलेशन ऑफ वाटर? ऑप्शन सर पडलिंग, हैरोइंग, बेउसनिंग, मल्चिंग. द राइट आंसर इज पडलिंग. पडलिंग में क्या होता है, सॉइल के ऊपर जो है 5 सेंटीमीटर टू 5 to 7 सेंटीमीटर का वाटर सबमर्जेंस करके वहाँ पे प्लाविंग करते हैं, 1 2 3 जितना भी प्लाविंग हो सके करते हैं, जब तक ये जो स्ट्रक्चर जो है सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन नहीं हो जाता. ब्रेक डाउन होके क्या होगा, स्ट्रक्चर मतलब क्या है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये कुछ सीमेंटिंग मटेरियल जैसे ऑर्गेनिक मैटर हो गया या फिर सस्क्यू ऑक्साइड्स हो गया, इनके साथ फॉर्म करते हैं क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं. तो उसको ब्रेक करना मेन पर्पज है पडलिंग का. ब्रेक करने से क्या होगा, सैंड, सिल्ट, क्ले ये अलग हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है पोरोसिटी रिड्यूस हो जाएगा, ड्रास्टिकली पोरोसिटी रिड्यूस हो जाएगा और एक कंपैक्ट लेयर फॉर्मेशन होगा जिसमें पोरोसिटी नील रहेगा, नियर अबाउट नील. तो वहाँ पे जो है इन्फिल्ट्रेशन और पर्कोलेशन नहीं हो पाएगा. राइट, सो ये पडलिंग इसलिए किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following rice required higher amount of water? Which among the following rice required higher amount of water? Options are Indica rice, Japonica rice, Javanica rice, Amon rice. The right answer is Japonica rice. Japonica rice के लिए प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है than Indica and Javanica rice. Japonica rice generally cultivated in Japan, Indica rice in India, Javanica rice in Indonesia. Next question. Wheat crops should be irrigated at which among the following stage? Wheat crop should be irrigated at which among the following stage? Options are CRI, jointing, flowering, all of the above. The right answer is all of the above. अगर पूछा जाता है कि which among the following is the most critical stage, अगर एक इरीगेशन रहता तो आप कौन सी स्टेज में दोगे, या फिर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज तो हो जाएगा CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, The optimum IW by CP ratio for irrigating wheat crop at CRI stage is. The optimum IW by CP ratio for irrigating wheat crop at CRI crown root initiation stage is. Options are 0.4, 0.6, 0.9, 1.2. The right answer is 0.9. IW by CP ratio क्या होता है, CP ratio IW मीन्स इरीगेशन वाटर, कितना इरीगेशन वाटर देना है उस क्रॉप को. ओके, उस इरीगेशन पर्टिकुलर इरीगेशन में. CP मतलब क्यूमुलेटिव पैन इवापोरेशन, कितना मतलब एक इरीगेशन के बाद दूसरा इरीगेशन देने तक कितना पैन इवापोरेशन, कितना क्यूमुलेटिव इवापोरेशन हो रहा है उस सॉइल में. इतना इवापोरेशन होने के बाद एक फिक्स क्या आता है, इतना इवापोरेशन होने के बाद हम इरीगेशन करते हैं उस क्रॉप को. तो वो है IW by CP रेशियो का मेन कॉन्सेप्ट. और IW by CP रेशियो जो है ये कौन साइंटिस्ट प्रोपाउंड किए थे, पेरिहार एटल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इरिगेशन वाटर इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर द व्हीट क्रॉप grown in heavy soil can be irrigated at -% depletion of available soil moisture. When irrigation water is not limiting factor, the wheat crop grown in heavy soil can be irrigated at -% depletion of available soil moisture. Options are 25%, 40%, 60%, 80%. The right answer is 40%. Generally wheat crops are irrigated at 25% depletion of available soil moisture. लेकिन ये heavy soil mention किया गया है, तो heavy soil में थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंट तक मॉइस्चर रिटेन कर सकता है. तो 40% डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर में भी इजीली व्हीट क्रॉप को जो है एनफ मॉइस्चर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन,
When wheat is sown in zero tillage condition, the first irrigation to wheat is given at. When wheat is sown in zero tillage condition, the first irrigation to wheat is given at. Options are 5 days after sowing, 15 days after sowing, 25 days after sowing, 30 days after sowing. द राइट आंसर इज 15 डेज आफ्टर सोइंग. जीरो टिलेज कंडीशन में क्या होता है, राइस स्ट्रॉ वहाँ पे पड़ा रहता है और उसमें जीरो टिल ड्रिल लेके इन्वर्टर टी ओपनर जहाँ पे लगा रहता है, जैसे हापी सीडर हो गया, तो वो प्लेस करता है इसके अंदर, सॉइल के अंदर जो है व्हीट सीड को. तो यहाँ पे जनरली रेसिडुअल मॉइस्चर रहता है, तो रेसिडुअल मॉइस्चर रहता है तो वो जर्मिनेशन और थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो काम में आ जाता है अराउंड फॉर अराउंड 10 to 15 डेज आफ्टर सोइंग. तो उसके बाद ही 15 डेज आफ्टर सोइंग के बाद ही उसको एक इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following crop is sensitive to both deficit and excess moisture? Which among the following crop is sensitive to both deficit and excess moisture? Options are rice, maize, sorghum, barnyard millet. द राइट आंसर इज मेज. मेज को अगर डेफिसिट ड्राउट कंडीशन हुआ तो भी प्रॉब्लम है और वाटर समरजेंस हुआ तो भी प्रॉब्लम है. राइस के लिए समरजेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार्नयार्ड मिलेट के लिए समरजेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोरगम के लिए थोड़ा सा ड्राउट कंडीशन भी ये टॉलरेट कर सकता है, लेकिन मेज केस में ड्राउट टॉलरेट नहीं कर पाएगा, समरजेंस भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following stage in maize is most sensitive to water stress? Which among the following stage is maize is sensitive to water stress? Options are knee high stage, vegetative stage, tasseling stage, silking stage. द राइट आंसर इज टैसलिंग स्टेज. जनरली बुक में आपको 2 स्टेज मिल जाएगा जहाँ पे आपको मॉइस्ट इरीगेशन देना चाहिए, सिल्किंग या टैसलिंग स्टेज, लेकिन इनमें से भी ये दोनों में से मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है वो टैसलिंग स्टेज है. क्यों? क्योंकि टैसलिंग स्टेज में आपका पोलन डेवलपमेंट होता है. अगर पोलन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा वहाँ पे, अगर मॉइस्चर स्टेज होगा तो पोलन श्रिवल हो जाएगा. तो पोलन श्रिवल हो जाएगा मतलब फ्रूटिंग नहीं हो पाएगा या फिर सीड सेट नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, water requirement is highest for which among the following crop? Water requirement is highest for which among the following crop? Options are rice, wheat, maize, sugarcane. The right answer is sugarcane. Next question, water use efficiency is highest for which among the following crop? Water use efficiency is highest for which among the following crop? Options are rice, wheat, maize, finger millet. The right answer is finger millet. Finger millet is a C4 crop. Okay, maize is a C4 crop, wheat is a wheat and rice C3 crops. फिंगर मिलेट का वाटर यूज एफिशिएंसी अराउंड सबसे हाईएस्ट है 13.7 kg पर हेक्टर मिलीमीटर है. वाटर यूज एफिशिएंसी का यूनिट याद रखना, ये भी पूछा जाता है, kg पर हेक्टर मिलीमीटर. और एक बार लिख लेता हूँ, kg पर हेक्टर मिलीमीटर. ओके, ये वाटर यूज एफिशिएंसी का जो है वाटर यूज एफिशिएंसी का यूनिट. वाटर यूज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? यील्ड अपॉन 80. अगर आप क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो यील्ड अपॉन इवापोट्रांसपिरेशन, एंड फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब यील्ड अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the most critical growth stage for sugarcane crop? Which among the following is the most critical growth stage for sugarcane crop? Options are germination, formative, grand growth, flowering. The right answer is formative. Formative is the most critical growth stage for sugarcane crop. Next question. Okay, इसमें 31 हो गया ना, ठीक है. Which among the following vegetable is most sensitive to waterlogging? Which among the following vegetable is most sensitive to waterlogging? Options are okra, chili, tomato, brinjal. The right answer is tomato. Tomato is the most sensitive vegetable for waterlogging. So students, this was all about water management in field crops and vegetable and horticulture crop. Generally, I could not cover vegetable and horticulture crop due to lack of resources. And मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि DASM क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, एंड वाटर पोटेंशियल क्या होता है, या फिर जो भी IWICP रेशियो, या फिर जितने भी इरीगेशन शेड्यूलिंग है उसका डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन शेड्यूलिंग. वैसे हम लोग ये सेक्शन कवर करने के बाद उसको कॉन्सेप्चुअल सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज़ हम लोग कवर करेंगे. वरी होने का कोई टेंशन नहीं. या फिर अगर आपको कुछ डाउट भी आ रहा है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो. ऐसा नहीं कि अभी कवर कर रहे हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट कवर कर रहे हैं, आप डाउट नहीं पूछ सकते, ऐसा मैं कभी नहीं बोला.
डाउट क्लियरेंस मस्ट है। और आपको कहीं पे भी कोई भी लेक्चर में किसी भी टाइप का डाउट आ रहा है, या फिर आप टेलीग्राम में अगर ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा, और उसका नाम है एग्रीकल्चर Q&A। ये सर्च करने से ये आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। ओके, यहाँ पे भी आप ज्वाइन करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे डेली क्विज भी हम कंडक्ट कर रहे हैं। और एक बात, अगर अगर आपको हमारा जो इफ़र्ट है जी, ये जो मॉक टेस्ट हो रहा है या फिर क्विज हो रहा है, जितने भी लेक्चर्स हम बना रहे हैं, अगर आपको इफेक्टिव लगता है तो आप ये चैनल का लिंक अपना जूनियर्स को, अपना जो भी कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप शेयर कीजिए। क्योंकि उस वो करने से हमारा अगर सब्सक्राइबर बढ़ेगा, हमारा अगर व्यूज़ बढ़ेगा चैनल का, मतलब तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे नया नया कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर बनाने के लिए। So see you guys in the next mock test. Till then, bye bye. Have a great day.